हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप सर आप सबों का आपके अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विद्या बाजार पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ मतलब कूलम्ब का नियम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ये कूलम्ब लॉ होता क्या है और हम इस नियम का कहाँ उपयोग करते हैं। कूलम्ब नियम की क्या अभिलक्षण है, इसके गुण क्या है और कूलम्ब नियम का क्या सीमा होता है, कहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका उपयोग हम लोग आगे के चैप्टर में भी करेंगे। तो आइए, हमने एक यहाँ पर हेडिंग लगा के रखा है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ को हम लोग हिंदी में कहते हैं कूलम्ब का नियम। और मैं बताता हूं आपको कि कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या करते हैं, विद्युत बल का क्या करते हैं, परिमाण ज्ञात करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर दो आवेश होता है तो उनके बीच एक आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिस बल को हम लोग कहते हैं विद्युत बल, या इसका ही नाम है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें पता है कि अगर दो सजातीय आवेश होता है तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगर दो विजातीय आवेश होता है तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण का बल लगता है। लेकिन इस बल का मान कैसे पता करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स नियम का स्टडी करते हैं। तो प्रश्न है कि कूलम्ब्स नियम क्या होता है। तो कूलम्ब्स एक वैज्ञानिक का नाम था। ये जो है ना, फ्रांस का रहने वाला था। इसका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। और इसने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम बनाया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो आइए हम लोग कूलम्ब नियम का परिभाषा देखेंगे, फिर इस नियम के माध्यम से एक अच्छा सा फॉर्मूला निकालेंगे, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, दो आवेशों के बीच बल का क्या कर सकते हैं, परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए नियम क्या बताता है, कहता है कि यह नियम बताता है कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश मतलब दोनों आवेश क्या हो, स्थिर हो, रुका हुआ हो, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, जिसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं, यह बल जो है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब जितना आवेश का गुणनफल होगा उस बल का मान क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और दूसरा कहता है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी बढ़ जाए तो उनके बीच का बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये है कूलम्ब्स नियम का क्या होता है, परिभाषा। अब हम इसके मदद से एक फॉर्मूला क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझेंगे हम लोग। इसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बना कर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो क्या है, बिंदु आवेश है। दोनों आवेश क्या है, स्थिर है। अगर ये दो आवेश है, दोनों स्थिर है, तो ये एक दूसरे पर क्या करेगा, बल लगाएगा। ये बल जो है स्थिर विद्युत बल कहलाता है, या इसे हम लोग कूलम्ब का बल भी कहते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आवेश का प्रकृति है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। या फिर अगर ये दोनों माइनस का हो, निगेटिव चार्ज हो, तो भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा।
लेकिन अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि ये दोनों प्लस चार्ज है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहा है। और ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है, आर है। और हम लोगों को इस बल का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। किस नियम से, कूलम्स नियम से। तो आइए ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया है कि कूलम्स नियम में जो बल होता है, दोनों आवेशों के समान गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती। तो हमने यहाँ पर लिखा है कूलम्स नियम से क्या, कि ये जो बल है, दोनों आवेश का जो गुणनफल होता है उसका क्या है, समानुपाती है। अगर ये गुणनफल का मान बढ़ेगा तो इस बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर दूसरा लिखा है कि ये बल जो है, दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है उसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये दूरी बढ़ेगा, डेट मीन्स ये बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बल जो है दूरी के वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब हमने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, मिलाया, कंबाइन कर दिया, एक बनाया। तो हमको मिल गया, इनको मिलाने पर जो हमारा F जो बल है, विद्युत बल, ये समानुपाती हो गया Q1 गुना में Q2 डिवाइड में क्या हो गया, R स्क्वायर। अब देखना ये है कि हम लोग जब कभी भी नियम पढ़ते हैं साइंस में, तो वहां पर एक समानुपाती का चिन्ह आता है, और इस चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने उस समानुपाती का चिन्ह हटाया है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया है के, और इसे हमने समीकरण नंबर 1 माना हुआ है। और हम लोग बाद में इस के का वैल्यू क्या करेंगे, अलग से रखेंगे। अब आपने पढ़ा होगा, नियम में जब कोई कांस्टेंट आता है तो उसका हर एक स्पेसिफिक नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पर इस नियम में इस के का एक अलग नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक। इस के का नाम है स्थिर विद्युत बल नियतांक, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियतांक भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्ब के नियम पर रखा हुआ है। तो आपको याद करना है, यहाँ जो हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक। अब इस के का मान जो होता है वो निर्भर करता है कि हम इन आवेश को कौन से मीडियम में रख दिया है। मीडियम पर निर्भर करता है, कौन सा माध्यम में ये दोनों आवेश रखा हुआ है, इस पे निर्भर करता है। और इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमने कौन सा मात्रक का पद्धति इस्तेमाल किया है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो कांस्टेंट के है, इसका मान आवेशों के माध्यम और उसके मात्रकों की पद्धति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो फिलहाल आप मान के चलते हैं हम कि हमने दोनों आवेश को मुक्त आकाश में रख दिया है। मुक्त आकाश का मतलब क्या होता है, या तो वायु में है या फिर कहाँ है, निर्वात में। अगर दोनों आवेश को हम मुक्त आकाश में रखेंगे तो मुक्त आकाश का मतलब होता है आवेश या तो वायु में रखा है या फिर कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। तब अगर मुक्त आकाश में रखा होगा, तब इस के का वैल्यू जो आप देख रहे हैं कांस्टेंट का, उस के का वैल्यू हो जाएगा के बराबर 1/4πε0। और ये जो है ना, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रयोग से ज्ञात किया हुआ चीज है ये। अगर हम इसको हटाएंगे, ये पूरा चीज को, पूरा टर्म को, तब हमें इसका वैल्यू रखना पड़ेगा 9 × 10⁻⁹, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम आगे आपको निकालना क्या करेंगे, सिखाएंगे ये कैसे हो गया ये यूनिट। तो आपको याद करके रखना है
कि ये कांस्टेंट k जो है इस k के बदले हमें रखना है 1/4πε0 गुना 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका वैल्यू रखना है। अब बात आती है, ये है, इसे हम क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये जो है एक ग्रीक अक्षर है ये, और इसको हम लोग एक अलग नाम से पढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। और ये ग्रीक अक्षर है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इसका मतलब जो होता है ये होता है मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये जो मुक्त आकाश हमने बताया है, जहां पर हमने आवेश को रखा हुआ है, उसका निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इस लेटर को हम लोग कहते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मुक्त आकाश है उसका क्या है, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है। आगे हम जितना भी फॉर्मूला निकालेंगे सब में 1/4πε0 लगा रहेगा, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो k का वैल्यू निकाला है, इस k के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हमने देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में k का मान रखने पर, तो अगर हम k का मान समीकरण 1 में रख दिया तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया F बराबर 1/4πε0 गुना Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। तो ये जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला है, ये कूलम्स नियम का गणितीय रूप है, जिसमें हम लोग आवेश का मान रखकर, दूरी रखकर और इस कांस्टेंट का वैल्यू डालकर दो आवेश के बीच में कितना बल लगता है, इस बल का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड मान ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि यह एक बल है और हमने ऊपर कह दिया है ये SI यूनिट में लिया है हमने, तो इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगर हम CGS यूनिट में लेंगे तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब हमको इसी में इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ना है। इस एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन बीमा क्या होता है, ये हम लोगों को क्या करना है, अभी पढ़ना है तुरंत। हेलो, तो आइए हम लोग अभी जो पढ़ा था कूलम्स लॉ में, उसमें एप्सिलॉन नॉट का हम लोग मान, मात्रक और उसका क्या करेंगे, बीमा ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए हमने यहाँ पर हेडिंग लगा दिया है, यूनिट वैल्यू एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे कूलम्स नियम में जो एप्सिलॉन नॉट आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोगों का मान, इसका मात्रक और इसका बीमा ज्ञात करना है, सीखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने आपको बताया था कूलम्स नियम में जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू था 1/4πε0, इतना हमने पढ़ाया था आपको। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसका पूरा का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसमें हम लोगों को इस एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो ये डिवाइड में है, यहाँ इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये जो संख्या लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हमने यहाँ लाया और इसको क्या कर दिया, इधर ले जा करके भाग कर दिया।
तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई तो था, और ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमको याद ही रहता है, याद ही करना है। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आपको इसका वैल्यू ये याद करके रखना है, और इसका यूनिट देखिए बदल जाएगा। ये कूलम माइनस में है तो ऊपर जाकर के कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और ये न्यूटन नीचा है तो ऊपर जाकर के पर न्यूटन हो जाएगा, और ये मीटर जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा पावर। मतलब एप्सिलॉन नॉट का जो मान हो जाएगा वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये एग्जाम में सीधे डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछता है। तो ये हम अभी ज्ञात किए इसका मान। अब हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। तो हम लोगों को करना क्या है, इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया है, ये डिवाइड भाग में था तो इधर इसको लाया तो ये गुना में आ गया, और ये जो F था उसको हम यहाँ लेकर के चले गए। वैसे भी आप इसको चाहें तो इस पूरे टर्म को गुना करेंगे फिर भाग करेंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा। हमने एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाया और F को क्या कर दी, यहाँ ले आए। अब हम लोगों को सबका यूनिट रखना है। आपको पता है कि 4 पाई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हमने न्यूटन लिख दिया। ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, इस आवेश का मात्रक कूलम्ब होगा। और ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब 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 स्क्वायर बन जाएगा। ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन हो जाएगा, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इसका यूनिट जो बन जाएगा ऐसा वाला, वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसका बीमा निकालने के लिए कहेगा, पूछेगा 1 नंबर में। तो आइए यहाँ पर हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट का बीमा, और हमको इस कूलम्स के नियम से ही एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है, बीमा ज्ञात करना है। तो आइए हमने फॉर्मूला लिखा है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। फिर हमने वही किया है, ये भाग में है एप्सिलॉन नॉट तो हमने इसको यहाँ लाया है, और इस बल को हमने क्या किया, यहाँ लेकर गया है। अब हमें क्या करना है, इस बल का, इस आवेश का, इस आवेश का और दूरी का क्या करना है, बीमा रख देना है, और इसका कैलकुलेशन करना है। फिर देखिए क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होता है तो इसको छोड़ देना है। ये क्या है, बल, बल का बीमा आपको पता है m1 L1 T-2 होता है, आपने पढ़ा होगा, कैलकुलेशन किया होगा, ये याद रखने की चीज है। और ये आवेश का बीमा होता है AT, इस आवेश का बीमा भी हो जाएगा AT। और ये दूरी है, दूरी का क्या होता है, कैपिटल L, और ये पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे। आप देखिए, ये क्या है, m है, तो m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, m के पावर -1 हो गया। और यहाँ पर देखिए L पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो L का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो L का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर एक t है, यहाँ भी एक t है, दोनों मिलेगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो t का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये a है और a है, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, दोनों क्या होगा, मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये एप्सिलॉन नॉट जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो हो जाएगा
m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2, जो आपको क्या करना है, याद करके रखना है। तो ये था कूलम्ब्स का नियम, जो बहुत उपयोगी है। इसे अच्छी तरह से हमने, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी इसके सारे टर्म को आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये आगे के सारे फॉर्मूला में क्या होगा, ये सारे की बातें यूज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।